ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। बजट आने में कुछ ही समय बाकी है और अब बिस्तक की ये पहल रही है कि बजट आने से पहले ही अब बाजार के बड़े जानकार आपको अपनी प्री बजट एक्सपेक्टेशंस बताएं और मार्केट पे बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी बताने की कोशिश करें। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं वो है क्वांटम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के CIO चिराग मेहता जी। चिराग जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सर, अब पहला सवाल, क्या लगता है कि ये जो बजट इस बार आने वाला है ये ग्रोथ को प्राथमिकता देने वाला बजट होगा या फिर इस बार वाकई बहुत बड़ा चैलेंज वित्त मंत्री के पास है और कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं बजट में नहीं हो सकती? जी, हमें लगता है कि ये जो बजट है यहाँ पे बैलेंस की काफी जरूरत है। एक राइट बैलेंस इन टर्म्स ऑफ फिस्कल प्रूडेंस जो जरूरी है, इन टर्म्स ऑफ गिविंग ग्लोबल इन्वेस्टर स्ट्रॉन्ग मैसेज कि हम फिस्कल प्रूडेंस रख सकते हैं और हमें लगता है कि इकोनॉमी इज ऑन अ गुड फुटिंग। एंड ऑल्सो एक मैसेज जाता है कि यहाँ पे मार्केट इज इन सेफर हैंड्स फ्रॉम अ इन्फ्लेशन स्टैंड पॉइंट एज वेल, कि एक सिग्नल है कि हम इन्फ्लेशन भी कंट्रोल लेवल में रख सकेंगे। एट द सेम टाइम और दूसरी तरफ ग्रोथ को भी सपोर्ट करना थोड़ा जरूरी है, मगर इन अ राइट वे। क्या इनफ लीवे है? यस, 3% ऑफ जीडीपी जो हमें लगता है कि केपेक्स स्पेंडिंग होगी वो होगी, बट इफ दैट इज टारगेटेड इन द राइट एरियाज, आई थिंक ग्रोथ को भी इम्पेटस मिल सकती है। सो देर आर फॉर एग्जांपल सर्टन एरियाज जहाँ पे ग्रोथ को सपोर्ट करने की जरूरत है, जहाँ पे ट्रेड का इम्पैक्ट है, तो वहाँ पे थोड़ा एलोकेशन हो सकता है। दूसरा है कि हमारी बहुत सारी ट्रेड डील साइन हो रही है, तो वहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स देके, जैसे हमने PLI इंसेंटिव्स अच्छी तरह से काम होते हुए देखे हैं इकोनॉमी में, आई थिंक वैसे कोई टारगेटेड इंसेंटिव दे तो ट्रेड डील्स के फायदे हो सकते हैं। और तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज रैशनलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। यहाँ पे हम FTA के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं, मगर इंपोर्ट कस्टम ड्यूटीज जो है वो एक इम्पेडिमेंट होता है एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए, क्योंकि हम जो यहाँ पे वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जो कमोडिटीज हमें चाहिए उसके लिए, वो ज्यादातर बाहर से आती है। तो अगर वो महंगी आएगी फॉर इंडस्ट्रीज यहाँ पे, तो बाहर वापस भेजने के लिए आप कंपेरेटिव नहीं रहेंगे। सो आई थिंक रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी हम देख रहे हैं इन अ बिगर वे हैपनिंग इन दिस बजट। वो होना चाहिए टू सपोर्ट द FTAs दैट वी हैव साइंड। और एट द सेम टाइम फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैंड पॉइंट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इन फॉर्म ऑफ FDI के ग्रॉस FDI नंबर्स काफी ठीक ठाक है। FDI एक लॉन्ग टर्म कैपिटल आता है, कैपेसिटी बिल्डिंग में जाता है। तो वो अट्रैक्ट करने के लिए काफी जो भी कुछ करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टैक्स सर्टेनिटी। जो अभी एक इंसिडेंट्स हुआ था, वहां पे टैक्स अनसर्टेनिटी काफी हो गई थी FDI इन्वेस्टर्स के लिए। सो आई थिंक वो एक अनोमली दूर करें और सर्टेनिटी ऑन टैक्सेस लाएं। आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे। और FDI के नेट नंबर्स इतने अच्छे नहीं रहे हैं लास्ट ईयर के लिए, क्योंकि काफी सारे एग्जिट्स हुए हैं, काफी सारे पैसे बाहर गए हैं वापस। मगर ग्रॉस नंबर पे स्टिल वी आर डूइंग ओके। मगर FDI को अट्रैक्ट करने के लिए हम एक सर्टेनिटी ऑन टैक्सेस एंड ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, वो एक मैसेजिंग के दौर पे अगर जाएं, तो आई थिंक FDI यहाँ पे आ सकता है। और इंसेंटिव्स फ्रॉम PLI परस्पेक्टिव या जो नई कैपेसिटी लाने के लिए दे सकते हैं, आई थिंक दैट कैन गो लॉन्ग वे टू अट्रैक्ट दैट FDI मनी। सो आई थिंक ओवरऑल देर इज नो नीड फॉर नी जॉक रिएक्शन। एक बैलेंस बना के चले और राइट तरीके से ग्रोथ को सपोर्ट करे, तो आई थिंक दैट कुड बी अ ग्रेट बजट। तो ऐसा लग रहा है कि संतुलन बिठाने पे सरकार का जोर होगा, लेकिन मैं फिर वही बात पूछता हूँ सर, इस बार ना वाकई ग्लोबल चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं और टैक्स कलेक्शंस भी उतने स्ट्रांग नहीं हैं गवर्नमेंट के। तो जी। क्या बहुत बढ़ चढ़कर, जैसे अभी आपने बताया कि इतनी सारी अगर घोषणाएं हो जाएं तो वो दैट विल हेल्प द इकोनॉमी, लेकिन क्या आपको लगता है कि वित्त मंत्री वाकई थोड़ा सा अपने आप को
कंस्ट्रेंट करेंगी, ज्यादा खर्चा करने के बजाय अगर बचा लिया जाए पैसा, उधारी ज्यादा ना ले बजट में, कुछ ज्यादा डेट बर्डन ना ले अपने ऊपर, तो ये ज्यादा इस समय सही स्टेप होगा, या फिर वाकई इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है इस समय, और जैसा कि हर बार रहता है तो वित्त मंत्री जो आपने बताया कि पीएलआई स्कीम्स और साथ ही साथ इंडस्ट्री स्पेसिफिक घोषणाएं करती हुई नजर आएंगी। रजत जी, इसके अंदर अगर मैथ देखें तो ओवरऑल 4.2 4.3% फिस्कल डेफिसिट की संभावना हमें लग रही है कि मुमकिन है वो लोग डिलीवर कर पाएंगे। एट द सेम टाइम टैक्स कलेक्शंस कम थे बिकॉज नॉमिनल ग्रोथ कम था हमारा। तो ऑन अ लो ग्रोथ हमें लगता है कि टैक्स कलेक्शंस इतने हाई नहीं रहे हैं। जैसे ग्रोथ वापस आता है इकोनॉमी में, नॉम इन्फ्लेशन जो एकदम कम कम हो गया था वो थोड़ा बढ़ता है तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी। तो उस वजह से हमारी टैक्स ब्योएंसी काफी ठीक ठाक है, तो आई थिंक ओवरऑल टैक्स कलेक्शंस भी बढ़ेंगे। सो विद दैट टैक्स कलेक्शन नंबर, आई थिंक ये 4.2 4.3% फिस्कल डेफिसिट करना डिफिकल्ट नहीं है। एट द सेम टाइम दिस अलाउज के 3% ऑफ द जीडीपी केपेक्स स्पेंडिंग कर सके। So overall, it's not a low number. It's not a high growth as compared to last year. It's similar to last year. Magar at the same time, it's enough to support areas of growth. Like जैसे मैंने कहा PLI वो बहुत targeted incentive है. Overall rationalization of custom duty एक बहुत targeted है to support export growth. तो जैसे targeted अगर वो capex को spend करे तो I think it can be a more rational budget. आई डोंट थिंक कोई कंस्ट्रेंट है इन टर्म्स ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बढ़ा के एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं, मगर जो एल्बो रूम है हमारे पास, जो विंडो है ऑफ अपॉर्चुनिटी वो भी कम नहीं है। सो आई थिंक फिस्कल प्रूडेंस के साथ आई थिंक एक सही तरीके की स्पेंडिंग करें तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर अस फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैंड पॉइंट। तो फिर अब ये बात समझ में आई कि सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी, कैपेक्स पे स्पेंड करेगी और निजी क्षेत्र की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगी, ये इस तरीके का बजट पेश करेगी, और संतुलन बिठाने की कोशिश करेगी, ज्यादा उधारी भी नहीं लेगी। अच्छा, तो फिर कौन से सेक्टर्स को बूस्ट करने पे सरकार का फोकस ज्यादा होगा, क्योंकि हम बात यही कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट से समय बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और जो भी डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ थ्रेट्स आ रहे हैं और जो भी उनकी पॉलिसीज है वो एक्सपोर्ट सेक्टर को हमारे बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रही हैं। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, थीम्स हैं जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो इस बजट पे कि वित्त मंत्री उनके लिए तो स्पेसिफिक कुछ ना कुछ जरूर करेंगे? सो आई थिंक एक टेम्पररी हेडविंड है इन टर्म्स ऑफ जो यूएस के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, बट एट द सेम टाइम हमने काफ़ी सारे नेशंस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है। मोर देन 10 कंट्रीज के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है। सो देर इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी को कैसे सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी इज अ बिग इम्पेडिमेंट। जैसे कमोडिटी प्राइसेस सब बढ़ रहे हैं आज, सारे सारे मेटल प्राइसेस देखिए, ओवरऑल क्रूड भी देखिए अगर तो 60 से 66 चला गया है। सो ओवरऑल जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं वहां पे अ, अगर इंपोर्ट ड्यूटी एडिशनल होता है तो आफ्टर वैल्यू एड हम कंपेटिटिव नहीं रहते हैं। सो ओवरऑल आई थिंक रैशनलाइजेशन वहां पे करे तो आई थिंक दैट कैन बी अ बिग सपोर्ट ओवरऑल। सो हमें लगता है कि टारगेटेड इंसेंटिव्स फॉर सर्टन सेक्टर्स, जैसे आपने कहा कि टेक्सटाइल्स ले लीजिए जो से विच हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स, और US is a $80 billion market. Europe is a $76 billion market. So, US के साथ नहीं हो रहा है, but at the same time, यूरोप के साथ FTA हो गया है। So I think those windows are there, but in the interim, हमें इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो सरवाइव कर पाए और वो नेक्स्ट ग्रोथ जो आने वाला है उसमें आगे चल के कारोबार कर सके। सो ओवरऑल आई थिंक टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स हैं, या देर इज गोना बी अ बिग स्पेंडिंग ऑफ डिफेंस इन यूरोप। तो वहाँ पे कैसी आप हमारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर पाएं और उनको रेडी बनाया जाए कि ग्लोबल स्टेज दे कैन compete विद अदर अदर कंट्रीज और वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सके। सो आई थिंक वैसे टारगेटेड इंसेंटिव्स टू सर्टन इंडस्ट्रीज की बहुत ज़रूरत है। फार्मा फॉर एग्जांपल, फार्मा कंपनीज हमारे यहाँ पे एज अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली काफ़ी कंपेटिटिव है। सो आई थिंक उन्हें कैसे सपोर्ट किया जाए टू गेट इन टू डिफरेंट जोग्राफीज, नॉट ओनली रिलाई ऑन यूएस। तो आई थिंक वो कैसे कर सकते हैं, वो टारगेटेड स्पेंडिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एंड आई एग्री विथ योर पॉइंट के सर्टेन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने की जरूरत है इन दिस टफ पीरियड ऑफ एनवायरनमेंट। तो सवाल मेरा यही, क्योंकि हमारे साथ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर क्वांटम एएमसी के जुड़े हुए हैं, तो
आपसे सवाल तो यही होगा कि ये वाले सेक्टर्स को देखें या फिर किसी और तरीके के सेक्टर्स को आप बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हो अभी। यानी कि आप ये सेक्टर्स पे जाओगे जहां पर वित्त मंत्री इस समय कुछ घोषणाएं करेंगी उनको सपोर्ट करने के लिए, या फिर एज अ फंड मैनेजर अगर आपको चूज करना हो तो कोई और सेक्टर्स आपके फोकस में है जहां पर आपको लगता है कि ग्रोथ यहां पर आएगी असली। सो आई डोंट थिंक टैरिफ्स के या इंसेंटिव्स के ऊपर आपको पोर्टफोलियो को देखना चाहिए। आई थिंक यू हैव टू सी स्ट्रक्चरल टेलविंड्स कहाँ पे है। सो कहीं ना कहीं इवन ये सब सेक्टर्स में जहाँ पे अभी इश्यूज हैं ऑन अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट एंड लुकिंग एट लिटिल लॉन्गर होराइजन ऑफ 1.5 to 3 years, वो काफ़ी अच्छे बन के आ सकते हैं। सो ऑन इट्स मेरिट कहाँ पे आपको लग रहा है कि टेलविंड्स है, आई थिंक वहाँ पे जाना चाहिए। एंड वैल्यूएशंस भी सपोर्टिव हो तो आई थिंक दैट इज इवन बेटर, नॉट ऑन बेसिस ऑफ इंसेंटिव के वित्त मंत्री क्या अनाउंस करने वाले हैं। फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट हमें लगता है कि BFSI एज अ सेक्टर इन इंडिया, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स आर वेरी वेल पॉइज्ड। हमने देखा है कि क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होते हुए देख रहे हैं, और क्रेडिट ग्रोथ पिकअप इज एन इंडिकेशन ऑफ प्राइवेट केपेक्स कमिंग अप। So I think private capex, we expect that it will come up in next एक साल में in a larger way. So I think यहाँ पे BFSI can emerge एक अच्छा सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट्स। वी आर हैविंग अ वेरी हाई एलोकेशन ऑफ आवर पोर्टफोलियो टू BFSI एज अ सेक्टर। उसमें प्राइवेट बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो कंपनीज इकोसिस्टम में है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, वो है। सो आई थिंक दैट सेक्टर हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा करेगा। सेकेंड इज ओवरऑल गिवन ग्लोबल अनसर्टनिटी, जैसे ट्रम्प के वजह से जो अनसर्टनिटी आई है ग्लोबली, एंड आई ट्रम्प अभी भी 2-3 साल 3 साल तक ऑफिस में रहेंगे। सो ओवरऑल ये अनसर्टनिटी बनी रहने की संभावना है। सो आई थिंक इस माहौल में गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स सपोर्ट कर रहे हैं कि इंटरनली हम कैसे सपोर्ट कर पाएं एज अपोज टू एक्सटर्नल। सो वहाँ पे कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश हो रही है। सो आई थिंक जैसे हमने देखा कि इनकम टैक्स कट्स आए हैं, GST कट्स आए हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम है। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बूस्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है कि डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन काफ़ी अच्छा करेगा, नॉट ऑन द स्टेपल साइड, बिकॉज हमारे जैसे पर कैपिटा इनकम्स बढ़ती है इंडिया में, आई थिंक डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन बढ़ेगा। सो वहाँ पे एक अच्छा टेलविंड है एज अ सेक्टर। एंड देर इज ऑल्सो गवर्नमेंट पुश कि इंटरनल कंजम्पशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। सो आई थिंक हमें लगता है कि डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन लाइक ऑटोज या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक्सेट्रा, वो सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। एंड थर्ड इज जो अभी भी ग्लोबल हेडविंड्स के वजह से थोड़ा सा सबड्यूट था, IT एज अ सेक्टर। एंड इमर्जेंस ऑफ AI के वजह से हमने देखा कि IT सेक्टर में काफ़ी दबाव आया था। सो आई थिंक वो हमें लगता है कि टेम्परेरी था इन टर्म्स ऑफ जो AI की तरफ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे थे, तो ट्रेडिशनल IT को कोई नहीं देख रहा था। जैसे ग्लोबली सब कंपनीज में लेगेसी सिस्टम्स है, उनको AI में इनकॉर्पोरेट करना है। सो आई थिंक यू नीड IT सर्विसेज कंपनीज हु कैन डू दैट वर्क फॉर यू। सो आई थिंक IT कंपनीज वहाँ पे कहीं ना कहीं वापस विगर में आ सकती है। सो वहाँ पे उनका जो हेडविंड्स था, आई थिंक दैट कैन स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड, बिकॉज AI का जो एवोल्यूशन है अभी, नाउ इट इज कमिंग इनटू यूज एट द कंपनी लेवल। और जैसे कंपनीज ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है, देर इज मोर नीड फॉर वो डेटा एग्रीगेशन, लेगेसी सिस्टम्स टॉकिंग टू AI सिस्टम्स, वो इनकॉर्पोरेट करने के लिए आई थिंक IT एज अ सेक्टर हमें लगता है कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स कुड डू वेल as that integration starts happening as a next phase of AI. So हमें लगता है कि ये तीन सेक्टर would probably look much better, and I think कहीं ना कहीं बजट में भी इन्हें सपोर्ट करने की कोशिश होगी। जैसे हमें लगता है कि there could be thrust on consumption, there could be thrust on urban infrastructure. So I think वो सब सेक्टर्स का बेनिफिट कंजम्पशन में काफी होगा। So we are positive on those sectors. तो फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और साथ ही IT। साथ IT, ये तीन सेक्टर्स है जहां पर आप ओवरवेट हो ये मान के चलते हैं। जी। लेकिन यस। इसमें जब आपने फाइनेंशियल्स की बात की तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात की, चढ़ तो रहे हैं PSU बैंक्स। तो PSU बैंक्स और ओवरऑल अगर देखें PSU बास्केट आपको अभी कैसे लगती है? सो ओवरऑल PSU में जैसे आपने सही कहा कि शेयर के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं वो सेक्टर में, एंड दैट इज़ मोर टू डू विथ
एक्सपेक्टेशंस के कहीं ना कहीं को उनको कुछ सपोर्ट मिला जाए, या डाइवेस्टमेंट के न्यूज़ आए, या इट्स मोर ऑन एक्सपेक्टेशंस एज अपोज टू रियलिटी. सो आई थिंक वन इज वैल्यूएशंस अभी सस्ते नहीं हैं. अगर लॉन्ग टर्म मीडियन से देखें तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, and it is more based on expectations as opposed to anything meaningful changing in the business. So हमारे allocation वो sector में कम है. We have some allocation but it is very very low to these to many of the PSU companies that are being talked about. So हमें लगता है कि one needs to be a little careful and risk को भी देखना चाहिए from a valuation standpoint, and how the business is shaping up overall fundamentally. So I think there can be on news it can rally, but there could be also be disappointment if expectations are not met. पर नो डिफेंस स्टॉक्स, नो रेलवेज, मतलब डिफेंस वगैरह की तो एक थीम है, और वो तो फिर मेक इन इंडिया की थीम है, और अब तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे थे, वैल्यूएशंस के सपोर्ट नहीं कर रही अभी स्टॉक्स। So अगर देखिए, order book बनना is one thing which is rising for most of these companies. Second comes execution, and the ability to execute, ability to deliver, and current growth जो आ सकती है on a realistic basis, and the valuations that are prevailing today, I think वहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है कि over expensive है. So we don't have much exposure on the defense stocks. हमें लगता है कि valuations don't support the growth that can come realistically for these companies. चिराग जी, अगर पूरे मार्केट की बात करें, निफ्टी की से ही अगर बात करें, तो फिर FY 27 के लिए आप क्या एक्सपेक्टेड अर्निंग्स लेकर चल रहे हो, कि कितना डिलीवर कर सकती हैं कंपनी, क्योंकि Q3 के भी कुछ ज्यादा एनकरेजिंग नहीं आ रहे हैं, अभी मार्जिन प्रेशर तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो हम कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं Nifty 50 कंपनीज की अर्निंग में फॉर FY 27, और उसके हिसाब से फेयर वैल्यू क्या बैठती है बाजार की? So I think nominally हमें लगता है कि growth should go closer to 11% next year. And with that, I think earnings growth could be mid double digits. So I think from an earnings standpoint, we are currently very close to next year mid double digit growth, and then a higher growth for 28. So I think if you were to incorporate that 28, 27 and 28, so from a 2 year perspective, हमें लगता है कि decent upside है, which is very close to long-term averages. So I think I don't think you should look at market in isolation, because last 1.5 year has been a painful market overall. Markets have not gone anywhere. मगर आगे की देखें तो I think slowly we will see that earnings or economy improving, recovering, and then earnings momentum coming through. और हमें लगता है कि more will be back-ended as opposed to front-ended. So I think you should look at market from a 2 year perspective. If you look at 28 kind of scenario, तो हमें लगता है कि market still has good upside left. यही सेम इंडिकेटर हम जब भी सितंबर 24 में देख रहे थे. सो आई थिंक इट वाज लुकिंग एट वेरी वेरी डिसमल काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन रिटर्न्स जो बन सकते थे 2 साल में. वी वर्क ऑन अ रोलिंग 2 year basis. So I think it was much lower than even what bonds would have given you returns over a 2 year period in aggregate. So अभी लगता है कि it has now moved, given the price time correction and the earnings growth expectations, it has moved very close to the long term averages. So हमें लगता है कि at least for what companies that we are looking at would deliver handsomely over next 2 years, which should not be disappointing like what we saw in last 1.5 year. So हमें लगता है यहाँ से upside है market में, and that will come through and will be visible in the market as economic recovery comes in, earnings recovery comes in, and probably you should await and you should look at more back-ended gains as opposed to front-ended gains. तो मतलब डबल डिजिट रिटर्न्स तो रहेंगे, इतनी अर्निंग्स ग्रोथ तो आप एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हो, राइट? Yeah, I think लेकिन मैंने it will be mid double digit returns. So I think it 15% should be, 16%? I mean, it's difficult to pinpoint a हाँ number, ठीक है, but ठीक I think है, it मैं will be very इसलिए close मैं to long-term averages. That is what we think. मैंने सिर्फ जान के पूछा था वो, इसलिए क्योंकि ना, ठीक है हम बाजार की बात करते हैं, लेकिन आजकल जो बहुत हॉट टॉपिक है दैट इज सिल्वर, और उसमें एक महीने के रिटर्न है 60%।
जब से एब्सोल्युटली। 2026 स्टार्ट हुआ है तब से शेयर मार्केट हिचकोले खा रहा है, और सिल्वर एक महीने में 60% ऊपर। आपने कभी भी ऐसे एबनॉर्मल एक्टिविटी देखी है कमोडिटी मार्केट में? और जो हो ही रहा है, तो व्हाट इज योर आउटलुक ऑन सिल्वर? Yeah, I think last time it happened was closer to 1980s, जहाँ पे प्राइसेस वर एंड हंट ब्रदर्स कॉर्नर करने की ट्राई कर रहे थे सिल्वर मार्केट। दैट टाइम ऐसे मूव्स, वायलेंट मूव्स देखे थे हमने मार्केट में। बट आई थिंक सी वन हैज टू अंडरस्टैंड इज सिल्वर एक बहुत छोटा मार्केट है। वहाँ पे थोड़े भी पैसे अगर जाएं तो आई थिंक उनके जो हम देख रहे हैं वैसे रिटर्न्स आ सकते हैं। हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट ओनली सिल्वर, अगर प्लैटिनम की भी बात करें तो इट हैज गिवन क्लोजर टू 30% रिटर्न्स। सो इट्स सिल्वर हैज गिवन मच हायर रिटर्न्स, बट ऐसा भी है कि दूसरे मेटल्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। या सो इट इज मोर अबाउट मनी फ्लोइंग इनटू दैट सेक्टर, इनटू वाइट मेटल्स जिसे बोलते हैं, एज अपोज टू समथिंग गोइंग ऑन विद सिल्वर। क्योंकि अगर सिल्वर में नैरेटिव ज्यादा है, सिल्वर इज नोन टू मेनी पीपल, इट्स इन्वेस्टेबल, इसके लिए वहां पे गेन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लैटिनम। Right. So it's been talked about that everything green, everything sustainable, everything EV, etc. में सिल्वर आएगा। But recently दो बड़े सोलर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ चाइना, उन्होंने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट 3 months दे विल शिफ्ट अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर। जो सोलर पैनल्स में सिल्वर लगता है वो ट्रांसलेट कर देंगे कॉपर में। सो जैसे भाव बढ़ता है, देयर विल बी सब्स्टिट्यूशन, देयर विल बी टेक्नोलॉजी दैट विल कम, जहां पे डिमांड कम हो जाएगा। आज एक पैसा हार्ड एसेट्स को चेस कर रहा है, इसके लिए सभी हार्ड हार्ड एसेट्स अच्छा कर रहे हैं ओवरऑल। ऐसा क्या डिमांड में चेंज हुआ है फॉर इट टू गो सो हाई? इफ यू लुक एट सिल्वर इंस्टीट्यूट के नंबर्स फॉर लास्ट 3 years, सिल्वर डिमांड के एग्रीगेट वो फ्लैट है। सो ये जो ईवी स्टोरी है या ग्रीन स्टोरी है, वो तो 3 साल से चल रही है एटलीस्ट। राइट। सो वहां पे हमने कोई डिमांड स्पॉट आते हुए बड़ी तरीके से नहीं देखा है। सो आई थिंक इट इज मोर अबाउट नरेटिव एंड रिटोरिक एज ओपोज टू सब्सटेंस। तो आई थिंक ऐसे जहाँ पे फ्लोज आ रहे हैं पैसे के, वहां पे कब तक रहना पा सकता है वी डोंट नो, बट वंस इट स्टॉप्स probably it can also come back very quickly. सो वो थोड़ा ध्यान में रख के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक आई विल बी मोर कंफर्टेबल विद गोल्ड एज अपोज टू सिल्वर, क्योंकि सिल्वर गोल्ड में देर इज मोर फंडामेंटल डी डॉलराइजेशन स्टोरी। कोई भी सेंट्रल बैंक सिल्वर नहीं बाय करने वाला है, बिकॉज दैट मार्केट इटसेल्फ इज सो स्मॉल। सिल्वर गोल्ड इज अबाउट 6-7 times ऑफ द सिल्वर मार्केट। सो आई थिंक अगर डी डॉलराइजेशन की स्टोरी सही है, और या देर विल बी मूव इन टर्म्स ऑफ डॉलर फॉलिंग, इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, तो आई थिंक गोल्ड कैन टेक दैट प्लेस एज ओपोज टू सिल्वर। सो आई थिंक कमोडिटीज में हमने यहाँ पैसे आते हुए देख रहे हैं, और वहां पे काफी रोटेशन होगा विच कुड ड्राइव डिफरेंट कमोडिटीज टू डू वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक अभी वाइट मेटल्स है, प्रोबेबली टुमारो इट कुड बी बेस मेटल्स, and post which it could be agri commodities or crude, depending on how the scenario pans out. So I think one needs to be very careful, और कितना allocation होना चाहिए उसके हिसाब से जाना चाहिए, rather than chasing returns. So that's my take on silver. तो दैट इज ट्रू, लेकिन अभी फिर स्ट्रैटेजी क्या रखें? जिनके पास है वो क्या करें, और जिनको खरीदना है वो क्या करें? और अगर कमोडिटी में बुल रन रह गया 2026 में, तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर, मतलब एक आम आदमी अगर खरीदना चाहता है, उसके पास क्या विकल्प मौजूद हैं? वो इन बेस मेटल्स या फिर प्रेशियस मेटल्स की तेजी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? अगर बिल्कुल ही अवॉइड कर दें, अब तो गाड़ी छूट गई, नहीं, ऑप्शंस हमें क्या हैं? लगता है कि वन हैज टू बी केयरफुल। आई डोंट नो कभी वो पैसे के फ्लो कम होंगे। आई डोंट थिंक दैट वन शुड डिसाइड देयर इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड ऑन मनी फ्लोज कमिंग इन, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि कभी वो बंद होंगे। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स, हमें लगता है कि इक्विटीज भी अच्छे जंक्शन पे है, अभी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। आई थिंक यहाँ पे हम जिसे बोलते हैं 12-20-80, एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जहाँ पे 12 महीने के पैसे आपके इमरजेंसी कॉर्पस पे लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, और 80% इक्विटीज में और 20% गोल्ड में। आई थिंक ये फॉर्मूला जो है ना, अक्रॉस टाइम फ्रेम वर्क किया है। तो अगर कमोडिटी में एक्सपोजर भी करना है तो इट शुड बी वेरी स्मॉल एलोकेशन, इट शुड बी क्लोज टू 5% एलोकेशन और मैक्सिमम 10% एलोकेशन।
आज गोल्ड आप इजीली खरीद सकते हैं गोल्ड ईटीएफ्स के थ्रू, सिल्वर अगर खरीदना है तो सिल्वर ईटीएफ्स के थ्रू खरीद सकते हैं। बाकी मेज मेटल्स के लिए कोई इजी ऑप्शन नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। फ्यूचर्स मार्केट है, मगर वहाँ पे भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स लगते हैं, डेरिवेटिव्स में लेवरेज होता है, देयर कुड बी यू नो downside also can be enlarged because of that leverage. So I think you should be careful about how do you participate in that. But gold and silver के लिए easy options है. I think you can easily invest into them through ETFs और equities तो आप funds के through कर सकते हैं. So I think that if you keep it simple, boring लगता है, मगर I think वही सही है in terms of getting the right investment. वो तो हमको पता लग रहा है ना सर, मतलब जैसे ही हमारे पास सवाल आते हैं बहुत सारे व्यूअर्स के, तो वो यही पूछते हैं कि यार इक्विटी ना ली होती हो पिछले साल, अगर चांदी और गोल्ड ले लिया होता तो कमाल ही हो जाता। आप जिन्होंने इक्विटी ले ली, चाहे 2024 में ली चाहे 2025 में ली, उनके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। बाजार एकदम से ना जैसे दलदल की तरह वो पैसे खींच रहा है, वापस अपने पास ही रख रहा है। तो जब लगाओ तो नीचे, जब लगाओ तो नीचे, इस तरीके का हालत देखने को मिल रही है। और ऊपर से जो स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ले लिया जिन्होंने 2024 में एक्सपोजर, चाहे म्यूचुअल फंड्स के जरिए लिया हो चाहे इक्विटी में डायरेक्ट, वो तो वो भाव ही देखते यार, मैं तो उस भाव पे ले रखे, मैं तो उस भाव तो 40 40 50 50% साफ। तो ये कैसा बिजनेस होता है? सवाल ये आता है कैसा बिजनेस है जो पहले पीछे चलेगा, पैसा लेगा आपसे और उसके बाद फिर आने वाले समय के लिए रिटर्न देगा। तो इट्स नॉट दैट सिंपल टू एक्सप्लेन रिटेल इन्वेस्टर्स कि ये इक्विटी में लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में वो बेचारे देखते रह जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा कब बनेगा। तो ये स्मॉल एक्विटी कैप्स की मार्केट वापसी कोई होगी क्या? इक्विटी मार्केट 1-2 साल का इन्वेस्टिंग नहीं है। आई थिंक 3 से 5 साल तो एटलीस्ट लगेंगे आपको रिटर्न्स आने के लिए। एंड अगर पीक में इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा और भी ज़्यादा लग सकता है इन टर्म्स ऑफ गेट मेकिंग साइजेबल रिटर्न्स। सो आई थिंक ये हर एक एसेट की साइकिल होती है। आई थिंक करेंटली प्रोबेबली वी आर क्लोजर टू द बॉटम ऑफ द साइकिल। तो वहीं पे इन्वेस्ट करें तो बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ रादर देन कैचिंग इट अगेन विद जब भी रिटर्न्स आए और वहां पे आप इन्वेस्ट करें। आई थिंक ऑन द अदर साइड जब भी सब लोग सिल्वर और गोल्ड की बात कर रहे हैं और तभी हमें लगता है कि दैट इज अ टाइम टू बी केयरफुल। सो दैट इज हाउ वी लुक एट इट। हालांकि लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑन गोल्ड वी आर स्टिल पॉजिटिव, बट वी कैन नॉट रूल आउट अ करेक्शन। इवन इन मार्केट जैसे 2008 में एवरीथिंग वाज राइट फॉर गोल्ड। तभी भी गोल्ड ऐसा लग रहा था कि गोल्ड के लिए इससे अच्छा समय आ ही नहीं सकता है। तभी गोल्ड 30% गिर गया था, क्योंकि तभी एक लिक्विडिटी क्रंच था। जो भी लो इम्पैक्ट कॉस्ट पे या लिक्विडिटी के वजह से जो भी बिक पा रहा था वो गोल्ड था। तो गोल्ड तभी बिका टू फंड लॉसेस इन अदर एसेट्स, और गोल्ड वहां से $1,000 से $700 गिर गया था। So, if there is a fall, you should definitely take that advantage. But क्या peak पे buy करना चाहिए? I probably not. Today, equities are available or looking more attractive than money you can make on other assets. So I think equity में अभी invest कर सकते हैं। साथ ही में अगर opportunity मिलती है, so I think you can add more gold. Just rhetoric पे ना जाइए, narratives पे ना जाइए। एक्चुअल डेटा देखिए, एक्चुअल फैक्ट्स देखिए और फिर आपका डिसीजन लीजिए। पर क्या 2026 साल स्मॉल कैप स्टॉक्स की वापसी का साल हो सकता है? 2026 में आई थिंक मार्केट शुड स्टार्ट रिकवरिंग फ्रॉम हियर। आई थिंक क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिकवरी की तरह इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो मार्केट शुड स्टार्ट टेकिंग दैट इनटू स्ट्राइड। सो हमें लगता है कि रीजनेबली ओके परफॉर्मेंस होना चाहिए मार्केट का, इंक्लूडिंग स्मॉल कैप्स। एंड प्रोबेबली ईयर आफ्टर शुड बी मच बेटर फ्रॉम अ रिटर्न स्टैंड पॉइंट। So I think look at it from a 2 to 3 year perspective at least, and take your call. Probably last 2 साल अच्छे नहीं गए हैं, तो हर एक एसेट में साइक्लिकलिटी होती है। So I think normalize होता है returns over a period of time. That is what we will see in next 2 years. So I think with that you should look at investing. सर अब अभी फिर से वही सवाल बजट से रिलेटेड ही है, लेकिन आम आदमी से रिलेटेड भी है। पिछले जी। बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, 12 लाख रुपए आमदनी सालाना, उसके ऊपर टैक्स माफी और साथ साथ 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। हम्म। आप इस बार कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वित्त मंत्री आम आदमी को कुछ और भी राहत देंगे, या फिर नहीं ये बहुत हो गया? पिछली बार 2 बार तोहफे दे दिए थे, एक बार बजट में और एक बार जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के तौर पे। तो इस बार कुछ नहीं देंगी आम आदमी को? आम आदमी बस बजट देखे इस बार तो। हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा लीवे है इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा कर सकते हैं। आई थिंक 12 लाख तक उन्होंने ज़ीरो टैक्स कर दिया है रेजीम में। सो आई थिंक देर हैव बीन रूमर्स और देर हैव बीन एक्सपेक्टेशंस के
कंबाइंड इनकम पे टैक्सेशन कर सकते हैं। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट अ डायरेक्ट टैक्स कोड, इम्प्लीमेंटिंग और गोइंग टूवर्ड डायरेक्ट टैक्स कोड, तो वहाँ पे ये कर सकते हैं एज अ प्रीकर्सर टू दैट। सो आई थिंक अगर वो करें और उसके अंदर कुछ इंसेंटिव्स प्लान करने की कोशिश करें, तो आई थिंक थोड़ा सा वो टैक्स बेनिफिट हो सकता है। बट इफ दे आर नॉट थिंकिंग और इट्स टू अर्ली टू मूव टूवर्ड्स दैट काइंड ऑफ रेजिम, तो आई थिंक तो हमें कुछ देखने नहीं मिल सकता है ऑन पर्सनल इनकम टैक्स लेवल। ओवरऑल आई थिंक इट विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड सपोर्टिंग ग्रोथ जहाँ पे भी कर सके, एज ओपोज टू give personal tax. So I think as an investor, you will probably do better, and as a taxpayer, you may not end up doing as better. शेयर बाजार कौन सी अनाउंसमेंट से खुश हो जाएगा? क्या कुछ आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, या फिर एलटीसीजी की लिमिट 1.25 लाख रुपीस की उसको कुछ बढ़ा दिया जाए, कुछ ऐसी घोषणा हो सकती है? बहुत तनाव है स्टॉक मार्केट में सर, कुछ तो रिलीफ मिलनी जी, जो चाहिए। हमने एफ आई आईज की सेलिंग देखी है ओवरऑल, बिकॉज देर इज ऑल्सो अ टैक्स एलिमेंट जहाँ से वो सोचते हैं कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स क्या होंगे हमारे। एंड जो भी बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जो पेंशन फंड्स है, सॉवरेन फंड्स है, एक्सेट्रा, उनके लिए कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होता है। सो आई थिंक व्हेन दे लुक एट ईच मार्केट, जैसे हम हर एक स्टॉक को देखते हैं कि हमारे रिटर्न कितने बनने वाले हैं, वैसे वो हर एक कंट्री को देखते हैं और कहते हैं कि हमारे रिटर्न पोस्ट टैक्स क्या बनेंगे ये मार्केट में। सो अगर यू नो लाइक लास्ट ईयर हमारे मार्केट्स में ओवरऑल ग्रोथ कम था, उस वजह से रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम थी, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स और भी कम हो रहे थे। सो आई थिंक इट वाज लाइकली दैट वो लोग पुल आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज देयर वर अदर अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल चीपर देन अस। सो आई थिंक या तो हम हमारे मार्केट की ग्रोथ ऐसी करें कि उनके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स लुक कंपेरेबल टू अदर मार्केट्स, या तो फिर हमें उन्हें टैक्स इंसेंटिव्स देके या लोअर टैक्स करके उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो आई थिंक इंडिया नीड्स कैपिटल। तो अगर कम कर सकें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इन इंडिया, तो आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल एटलीस्ट। और जो इक्विटी कल्चर इंडिया में चालू हुआ है उनको भी बढ़ावत मिलेगी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कम कर पे। होराइजन बढ़ा सकते हैं, मे बी फ्रॉम 1 year दे कैन डू इट, और 3 years और 5 years। मगर अगर टैक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम करें, आई थिंक दैट विल गो लॉन्ग वे। सो सो उम्मीद यही है कि कहीं ना कुछ रैशनल डिसीजन आ सके उसके ऊपर। बट इट्स अ लॉन्ग और expectations which is not as clear as others, but if there is something it will be rejoicing for the market. I think markets उसमें वो decision पे काफी खुश होंगे in terms of lowering anything on long term capital gains. तो आखिरी सवाल, इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज होगा जिन्होंने पैसा लगा रखा है स्टॉक मार्केट में इस उम्मीद में कि नहीं बढ़ ही जाएगा, यार लगा तो दिया एक बार पैसा, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? स्पेशली वो जो 2024 और 2025 में इन्वेस्टमेंट जिन्होंने स्टार्ट की थी, बहुत नए खाते खुले थे और उन्होंने चढ़ते बाजार में वो एंटर कर गए हैं और अब बाजार में उतना तेजी नहीं देखने को मिल रही, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? तो अगर आप सिप कर रहे हैं तो जारी रखिए अपनी सिप। आई थिंक हर एक मार्केट में एक साइकिल आता है जहाँ पे रिटर्न्स नहीं बनते हैं, मगर अगर लंबे समय तक अगर आप होल्ड कर पाएं, तो आई थिंक रिटर्न्स विल कम, एंड रिटर्न्स विल इंश्योर दैट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आपके इतने बुरे ना हो। एटलीस्ट फ्रॉम अदर अदर अपॉर्चुनिटी परस्पेक्टिव उससे ज़्यादा ही रिटर्न मिल जाए। सो आई थिंक बने रहिए। आई थिंक हर एक मार्केट की साइकिल होती है। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट आप जो तेजी की साइकिल खत्म होने वाली थी वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें। मगर आई थिंक ओवरऑल हमें लगता है कि नेक्स्ट दो दो साल अच्छे हो सकते हैं मार्केट में। थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी में रिकवरी के साइंस देख रहे हैं, आई थिंक विच विल गेन मोमेंटम आगे जाके, विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन इक्विटी मार्केट रिटर्न। सो आई थिंक सिप कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट, आपकी एवरेजिंग कम प्राइसेस पे हुई है। एज मार्केट स्टार्ट टू रिकवर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और अब लमसम भी इन्वेस्टमेंट हुआ है आपका अगर 24-25 में, तो आई थिंक इट विल रिकवर ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आई थिंक। सो आई डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आई थिंक इज डेंजरस। जो आपने अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग किए हैं स्पेशली इन स्मॉल कैप्स ओवर लास्ट 2 years, यू हैव सीन
how brutal that space can be. So I think if you can go with a fund which can help you protect downsides and also capture much of the upside, I think वही उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर करें तो बराबर होगा. So I think बने रहिए. That's the advice that I will give to most. चिराग जी, बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपने समय देने के लिए और बजट से पहले अपनी एक्सपेक्टेशन बताने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. Thank you, Rajat ji. Thank you.